हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बताओ मुझे कमेंट में। हेलो, हाउ आर यू? आज आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का एक नया लेक्चर लेके आ गई हूँ। और पिछले टाइम हम सब ने जीडीपी पढ़ा था, ठीक है? तो हमें पता ही है कि जीडीपी क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो मैंने उसकी मेथड्स नहीं ली थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, फार्मूला वाला कंसेप्ट हो जाएगा उसमें। बहुत ही ज़्यादा वो मैकेनिकल कंसेप्ट है ना, जिसमें फार्मूला आ जाएगी, ये आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। इसलिए मैंने इस बार एक नया टॉपिक लिया है, वो है एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। एक्चुअली ये टॉपिक है ना, बहुत ही छोटा सा है और इसमें क्या रहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसको जोड़ पाओगे। ना कोई फार्मूला आएगा, ना कोई मैथ्स आएगा, ना कुछ भी आएगा, ठीक है? अंडरस्टैंडेबल टॉपिक रहेगा, ठीक है? ये एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी का मतलब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है? रियल लाइफ में तो एलपीजी वही होता है लेकिन इकोनॉमिक्स का एलपीजी थोड़ा अलग है। इकोनॉमिक्स का एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो ये देखो, हमारा देश, हम सबको पता है कि जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, ठीक है? तब से अपने देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है। मतलब दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइवेट वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब हमको आज़ादी मिली थी, हम जब इंडिपेंडेंस स्टेज पे पहली बार आए थे, तब 1948 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। वो सारी जो पॉलिसियाँ थी ना, वो पब्लिक सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी कि भाई इनको मोटिवेट करो। प्राइवेट को इतना ज़्यादा नहीं दे रही थी, ठीक है? लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो पार्टिसिपेशन में 1991 से आए। कि आपको ये नाम पर से पता चल रहा है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो चलो, तो ये पॉलिसी किसने करी थी? तो उस वक्त जब ये 1991 की पॉलिसी आई थी, उस वक्त क्या हो गया था ऐसा कि हमें 1991 की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी? क्या कुछ उसकी फोर्स था उसके पीछे, ठीक है, जो काम कर रहा था? तो रीज़न था कि लेस देन $1 बिलियन रिजर्व टू मीट 3 वीक्स इम्पोर्ट, ठीक है? हमारे पास कितना फॉरेन रिजर्व रह गया था। देखो, जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लोग जब हमारे पास से कुछ खरीदते हैं, जो हम सामान बेचते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है? तो हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं, लंदन में तो पाउंड से मिलते हैं, ठीक है? अलग अलग करेंसी हमें पता है। तो हमारे पास वो फॉरेन रिजर्व थोड़ा जमा रहता है, पड़ा रहता है। वो कितना रह गया था उस वक्त? 1991 में खाली रह गया था $1 बिलियन। खाली इतना ही रह गया था, $1 बिलियन जितना भी नहीं रहा था। तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए इसके, ठीक है? और अभी कितना है तो वो आप गूगल करके मुझे कमेंट में बताना कि अभी हमारे देश का फॉरेन रिजर्व कितना है, ठीक है? ये 1991 की बात है। तो वो इतना रह गया था कि हमें ना खाली 3 हफ्ते के लिए, यानी कि 21 दिनों के लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं और यानी कि अपनी डेट भर सकते हैं। बस उतना ही रह गया था। 21 दिन तक हमारे देश की इकोनॉमी चलेगी, उसके बाद अपने देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे लेट मनमोहन सिंह जी, ठीक है? तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ऐसे तो अपने देश का कुछ होने वाला नहीं है। तो वो कहाँ गए? देखो, हम सबको पता है कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आईएमएफ, यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड। वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जब भी किसी नेशन को कोई प्रॉब्लम होती है, यूनाइटेड नेशंस में जिस नेशन का एक मेंबर की तरह एक होद्दा होता है, ठीक है, एक मेंबर होता है, जो इंडिया भी है, ठीक है, तो वो सारे लोग आईएमएफ की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या गए, आईएमएफ के पास गए, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड के पास। और हमने उनसे कहा कि भाई इतना ही हमारे पास रह गया है, तो हमें थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। तो अपने जो एफएम थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने डिसाइड किया कि आईएमएफ के पास जाते हैं और उनसे लोन मांगते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, तुमको $2 बिलियन की लोन दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, जो तुम्हें इकोनॉमी को वो सर्वाइव करवा देती है, ठीक है? तो उन्होंने उस वक्त $2 बिलियन की लोन तो दे दी, लेकिन ऐसे ही नहीं दी। उन्होंने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी थी आईएमएफ ने। उन्होंने कहा था कि आपको अपनी जो इकोनॉमी है, जिनमें इंडस्ट्री रन करती है, ठीक है, सारे सेक्टर रन करते हैं, एग्रीकल्चर रन करता है, 3 सेक्टर हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्स्टरी। और जितने सेक्टर रन करते हैं उनमें आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? तो ये वाले चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके मैं आपको थोड़ी बहुत लोन दूंगा, दैट इज़ $2 बिलियन। तो वो जो आईएमएफ एक मेन फोर्स था कि उन्होंने कहा था कि भाई लोन तो ले लो आप, कोई बात नहीं, $2 बिलियन की आपकी इकोनॉमी सर्वाइव भी कर जाएगी, ठीक है? तो ये एक मेन रीज़न था कि आईएमएफ ने हमें बोला था कि आपको अपनी इंडस्ट्री में, अपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अपनी जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो हमारा है सिस्टम पूरा, उसमें ये 3 जो फोर्स हैं उनको डालना पड़ेगा। कौन से 3 फोर्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको आप इन्वॉल्व करो अपनी इकोनॉमी में और फिर आप अपनी इकोनॉमी चलाओ, ठीक है? तो ये एक वजह थी पहली कि हमें आईएमएफ ने बोला था। अब दूसरी वजह क्या है? तो दूसरी वजह थी गल्फ वॉर, ठीक है? हमें और आप सबको पता है कि गल्फ वॉर हुआ था,
ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है। वो भी एक वजह रह गई थी कि हमें ये 1991 की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। ठीक है, वैसे 1947 में आज़ादी के बाद हमने बहुत सारी पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करी हुई है। 1948 की पॉलिसी, 1956 की पॉलिसी, हर 5 साल में, हर 10 साल में कोई ना कोई पॉलिसी। लेकिन ये क्यों खास है ये वाली पॉलिसी? क्योंकि ये वाली पॉलिसी के वक्त हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही कम रह गए थे, समझो ना बराबर रह गए थे। और ये एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज है कि जिसने पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया था, या पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इसने एक नया मोड़ दिया था। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए इसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोल सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जिसने रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक नया मोड़ देना, एक नया फॉर्म देना। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोला जाता है। बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, लेकिन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा क्या रीज़न था? गल्फ वॉर हुआ था। अब वॉर होता है ना जब किसी नेशन में, तो अपने उस वक्त वहाँ जा नहीं सकते, तो इंडिया वाले वहाँ जा नहीं सकते, और कुछ भी रेमिटेंस आपको मिल नहीं सकता, वहाँ पे काम नहीं कर सकते, पैसे वैसे आप अपने घर भिजवा नहीं सकते, तो अपने देश को उस वक्त कुछ तो नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो वॉर जब दूसरे नेशन में होता है तो उसकी इफेक्ट हम पे भी आती है, क्योंकि हम वहाँ जाके कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। और जब गल्फ़ कंट्रीज़ है तो आप सबको पता है कि वहाँ से हम क्या लेते हैं? तो ऑयल, क्रूड ऑयल्स लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। तो जब वहाँ वॉर होगा तो फिर वो क्या करेंगे? क्रूड ऑयल की प्राइस डेफिनेटली बढ़ा देंगे। अब हमारे लिए तो वो पहले से ही इंपोर्ट के लिए होता है, हम वहाँ इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, वहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में से, हम सबको पता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। वहाँ वॉर हो जाएगा, वो लोग अपनी प्राइस हाइक कर देंगे, बढ़ा देंगे कि भाई अब तक इतने में देते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ेगा, हमारे वहाँ वॉर हो गया है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई है, तो अपना इंपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगा। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब क्या है? ये समझने की कोशिश करते हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जैसे हम घर में हैं तो अपने घर में कोई भी चीज़ हो तो हम एक हिसाब लगा के रखते हैं कि भाई इतने पैसे हैं, मेरी इनकम रहेगी, इतने मेरा एक्सपेंस रहेगा, इतना मेरा पड़ा रहेगा, जो कुछ ना कुछ मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए चलेगा या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए चलेगा। तो वैसे जो कंट्री होती है उसके पास भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें वो दो साइड रखती है, एक साइड में अपनी इनकम रखती है, दूसरी साइड में अपनी एक्सपेंस रखती है, जिससे उसको पता चले कि वो डेफिसिट में चल रही है या फिर वो सरप्लस में चल रही है। ठीक है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी लोन ले रहे हैं बाहर से, ठीक है, या फिर कितना अपने पास गोल्ड पड़ा है, कितना अपने पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखने को मिल जाएगा। वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी ना, वो पूरी की पूरी एडवर्स हो गई। ठीक है, मतलब क्या हो गया? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब वो डेफिसिट दिखाने लगी, वो लोन का फॉर्म दिखाने लगी कि आपके पास अपना कुछ नहीं है, अब जो भी है वो लोन पे चल रहा है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये था तीसरा रीज़न। तो 1991 में हमने पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, इकोनॉमी को एक नया मोड़ दिया, इंडस्ट्री को एक नया मोड़ दिया, है ना? तो वो क्या 1991 की पॉलिसी थी, वो क्यों आई थी? तो ये 3 रीज़न की वजह से आई थी कि भाई आईएमएफ ने फोर्स करा था कि ठीक है, हम डॉलर की लोन तो दे देते हैं कि आपकी इकोनॉमी चल जाए, लेकिन ये वाला आप इम्प्लीमेंट कर दो, एलपीजी इम्प्लीमेंट कर दो अपनी इकोनॉमी में। दूसरा, गल्फ वॉर हो गया था, और तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था पूरा का पूरा एडवर्स हो गया था। ठीक है, सीधी सी बात है, अपने लोन भी ले रखी होगी तो लोन में हमें इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब भरते हैं तो सपोज फॉरेन में हमने लोन ली हो कोई यूएसए के पास से, तो अपने को डॉलर में इंटरेस्ट भरना पड़ता है, या फिर पाउंड में अपने ने कोई ली हो तो अपने को पाउंड में इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वो उनकी वैल्यू जो है करेंसी की, वो अपने रुपीज़ से ज़्यादा ही है, तो अपना खर्चा उधर ज़्यादा दिखा रहा है, तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो गया? एडवर्स हो गया। ठीक है, अब ये 3 टर्म पढ़ते हैं, 3 ही टर्म है, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 टर्म है जो उनकी डिटेल्स पर चलते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिसी जो है उस वक्त के एफएम मनमोहन सिंह जी क्यों लाए थे, क्योंकि हम पूरे के पूरे क्राइसिस में चले गए थे, इसलिए लोन लेनी पड़ी, तो आईएमएफ ने बोला था। रीजंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो लिबरल होना, देखो सीधी मीनिंग में है कि हमारे पे लिबरल होने का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशन डाले होते हैं। अब जो कोई ना कोई इंडस्ट्री वर्क कर रही है, कोई सेक्टर वर्क कर रहा है, तो उसके साथ जो गवर्नमेंट होती है वो लिबरल नहीं होती है, कुछ रूल्स इम्पोज करती है कि कोई इंडस्ट्री डालनी है तो लाइसेंस ले लो, ठीक है, कुछ करना है तो आपको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई फीस भरनी पड़ेगी, तो वहाँ वो लिबरल हो रहा है। ठीक है, लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है कि रेगुलेशंस कम कर देना। ठीक है, कोई एक्ट लाए हो, ठीक है, फैक्ट्री चलानी हो तो फैक्ट्री एक्ट है ना, ऐसे बहुत सारी आपको एक्ट्स पता होंगे कि जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में
चल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको इनकम टैक्स एक्ट पता होगा, है ना, तो ऐसे सारे एक्ट्स भी चल रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें थोड़ा रेगुलेशंस कम करनी है, हमें थोड़ा लिबरल बनना है, इतनी सारी रेगुलेशंस डाल देनी नहीं है जिससे परफॉर्मेंस लो हो जाए, ठीक है। रेगुलेशंस बहुत हो तो परफॉर्मेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आउटकम इतना अच्छा आ सकता नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसा कुछ करो कि रेगुलेशंस कम हो जाए और परफॉर्मेंस भी हमारा अच्छा दिख पाए, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन कहाँ हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं, इंडस्ट्री में हुआ था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरेशन का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरेशन का मतलब होता है डी रेगुलेशन। अब ये डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस कम कर दी गई। इंडस्ट्री पे रेगुलेशन थी बाय लाइसेंस लो, लाइसेंस को आप हर 6 महीने पे रिफॉर्म करो, है ना, रिन्यू करवाओ लाइसेंस को जाके, या फिर आपको ये फ़ी, एडमिशन फ़ी, रिटायरमेंट फ़ी, वो फ़ी, ठीक है, वो सारी फ़ीस भी डाल दी गई थी, बहुत सारे रेगुलेशंस डाल दी गई थी। तो उसको उन्होंने बोले तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लिबरल कर दिया कि ये देखो पहले अब 6 महीने में करते थे, तो अभी आप 12 महीने में करोगे तो भी चलेगा। तो लिबरल करना मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा डाउन करना। तो कौन से सेक्टर में करा था, तो पहला करा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। दूसरा सेक्टर कौन सा है, तो दूसरा सेक्टर ले जाता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या करा था उन्होंने, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर में हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करा था। फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने क्या कर दिया था, हमारा जो रुपी है उसको डी वैल्यू कर दिया था। अब जब रुपी डी वैल्यू करता है ना, तो नंबर में उसकी प्राइस बढ़ जाती है। डी वैल्यू करने का मतलब क्या होता है कि नंबर जो है ना वो बढ़ेगा और वैल्यूएशन हम कम होगी। जब रुपी एनहांस होता है तो नंबर में वो कम होता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट में वो कम होता है। जैसे कि अभी कैसा है, मैं आपको समझाती हूँ कि ₹1 मतलब सपोज हम ऐसा समझ लेते हैं कि $1, क्योंकि है ना यूएसए अभी सुप्रीम है, हम सबको पता है, इसलिए सारे के सारे एक्सचेंज रेट डॉलर में चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम सुप्रीम होते तो रुपीज़ में चलते। तो ऐसा समझो कि $1 है तो हम सभी को पता है कि ₹80 चल रहा है इंडिया का, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम रुपी की जो वैल्यू है वो कम कर रहे हैं, मतलब नंबर जो है वो बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, ₹89 हो जाएगा। अब $1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹89 हो जाएगा। तो ये है ना, नंबर बढ़ा है नो डाउट, अब तक ₹80 था, 89 हुआ, लेकिन ये मनी जो है वो डी वैल्यू हुई, ठीक है। और मनी एनहांस होती है, तो जब वो नंबर होता है वो कम हो जाता है, 80 का 75 हो जाता है। ये होता है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। आई होप ये छोटा वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने क्या कर दिया, अब जब डी वैल्यू होगा ना तो क्या होगा, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे हम अच्छे से अपना जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ करा। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ की वजह से क्या हुआ, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, अपने देश में एक्सपोर्ट बढ़ा। अब एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, हम सभी को पता है, हमें को थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, अपनी लोन भर पाएंगे और जो भी काम हम फॉरेन एक्सचेंज से करते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या करा हमने, तो तीसरा हमने करा टैक्स रिफॉर्म्स करा। तीसरा हमारा जो सेक्टर है लिबरलाइजेशन में, वो कौन सा सेक्टर रह जाएगा, टैक्स सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करा पता चल गया, ठीक है, डी रेगुलेशन करा पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फाइनेंस सेक्टर में हमने क्या करा, तो फाइनेंस सेक्टर में भी हमने डी वैल्यूएशन करा, लेकिन मनी का करा। उसकी इफेक्ट ये रहेगी कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अपने देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इम्पोर्ट मतलब खर्चा और एक्सपोर्ट मतलब इनकम, सीधा सा समझ लो। इम्पोर्ट बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो सीधी अपने नेशन के लिए खर्चा, लेकिन एक्सपोर्ट क्या है, इनकम बढ़ाने का एक जरिया। उनको हम बेच रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स वो लोग ले रहे हैं। ऐसे ही क्यों ले लेंगे हमारी प्रोडक्ट्स, जब प्रोडक्ट सस्ती होगी तब। तो जब मनी डी वैल्यू हो जाती है ना, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या करता है, प्रोडक्ट्स को सस्ती कर देता है, ठीक है। तो फॉरेन वाले अट्रैक्ट होंगे, आएंगे और हमें कहेंगे कि भाई हमें ये चीज़ एक्सपोर्ट करो, और हमारा एक्सपोर्ट होगा तो थोड़ा बहुत हमारी इनकम डॉलर में भी हो जाएगी और हम सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा है टैक्स रिफॉर्म्स है। तो टैक्स में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स करे या फिर क्या क्या बदलाव करा, हाँ। तो देखो ये 3 स्लैब स्ट्रक्चर जो है ना वो उसी वक्त इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। हमको पता है कि इनकम टैक्स जो है अपना आईटी, उसमें 3 स्लैब स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इतनी इनकम तक 0%, इतनी इनकम तक 10%, इतनी इनकम तक 20% और इतनी इनकम तक 30%। तो ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पहली बार 1991 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ये टैक्स वाला रिफॉर्म हमने कर दिया था कि स्लैब स्ट्रक्चर जो है उसको हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड करा था, ठीक है। अब चौथा क्या है, तो चौथा क्या है, ट्रेड पॉलिसी। तो फोर्थ वन ट्रेड हम सबको पता है, ट्रेड मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेल करना या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करके सेल करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या करा था, ओके, तो ट्रेड रिफॉर्म्स, ओके ठीक है, ये वाला भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझो। ये सेम टू सेम एक्सपोर्ट एनहांस जैसा ही है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या करा था, एक्सपोर्ट प्रमोशन करे थे,
कि ऐसा कुछ करो कि अपनी प्रोडक्ट्स बाहर बिके जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ पाए। तो ये लिबरलाइजेशन है ना, एक तरह से जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो उसी लिए किया है ताकि अपने देश में अच्छे से फॉरेन रिजर्व अब बढ़ पाए। ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ लिबरल हो जाओ, टैक्स में भी लिबरल हो जाओ, फाइनेंस में भी आप लिबरल हो जाओ और ट्रेड में भी लिबरल हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लाए होंगे ट्रेड में। ठीक है, कि भाई एक्सपोर्ट करो, हम प्रमोशन देते हैं, आपको लोन देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को बोला होगा कि भाई ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करके फॉरेन रिजर्व लेके आ। तो ये भी लिबरलाइजेशन पूरा का पूरा, ये जो चारों चार सेक्टर में हुआ, इंडस्ट्री, फाइनेंस, टैक्स और ट्रेड, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि ये खाली एक फॉरेन रिजर्व का बढ़ाने का जरिया है। ठीक है, आप लिबरलाइजेशन कर दो। सीधी सी बात समझो कि अपने दूसरे देश में जब बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ठीक है, लेकिन जब तो फिर हम नहीं बेचेंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रेगुलेशंस डाल दी तो काम इजी नहीं रहता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन लिबरल बन गए हम इंडस्ट्रीज़ के लिए, रुपी के लिए, टैक्स के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए। ठीक है, ट्रेड के लिए क्या करा, तो ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ले आए, उनको लोन दी। ठीक है ना, एक्सपोर्ट गुड्स को क्रेडिट दी कि भाई आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो, उसकी क्रेडिट गारंटी हम ले लेते हैं, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, लेकिन ट्रेड को किसी भी तरह बढ़ाओ, बाहर बेचो और कहीं से भी फॉरेन रिजर्व का इंतजाम करो जिससे अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ पाए, इकोनॉमी वापस खड़ी हो पाए और वापस सर्वाइव कर पाए। तो ये भी सिर्फ इसीलिए लिया गया था। आई होप ये लिबरलाइजेशन क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद आ जाएगा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये तो वर्ड पर से ही पता चलता है, बहुत ही ईजी, हमने रियल लाइफ में भी देखा होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो पहले गवर्नमेंट थी या फिर सेमी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब प्राइवेट हो चुकी है। तो उसकी डेफिनेशन जो है थोड़ा इधर दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट सेलिंग ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप सेल कर रही है। ठीक है, पहले को ऐसा सेक्टर था कि जो गवर्नमेंट है लेकिन अब प्राइवेट बन चुका है। ठीक है, इसका अभी एग्जांपल दे दो, रेलवे। अभी एग्जांपल देख लो, एयरपोर्ट, जो पहले गवर्नमेंट के थे लेकिन अब प्राइवेट में चले गए। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट है ना, 8 या फिर 18 अलग अलग सेक्टर्स है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, जो अब खाली गवर्नमेंट के पास रह गए, बाकी सब कुछ प्राइवेट हो गया है। मतलब कि एक आम आदमी अपनी तरफ से उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी कर सकता है, पूरा का पूरा उसे ओन भी कर सकता है, उसे चला सकता है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री का मतलब होता है कि पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट की है। ठीक है, रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें से जो इनकम होगी वो गवर्नमेंट में वो मिलेगी, सब कुछ गवर्नमेंट का चलेगा, उसको गवर्नमेंट ओनरशिप बोलते हैं, मालिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसको मेंटेन भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो मालिक है वो गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक प्राइवेट पर्सन है, कोई ओनर है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का मतलब है दोनों ही है। ठीक है, गवर्नमेंट भी है और एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमने प्रमोट कर दिया। तो अब तक क्या चल रहा था, तक चल रहा था खाली गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अब है ना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट कर दिया है। देखो, ये प्राइवेटाइजेशन है ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आर्म्स और एम्यूनिशंस है, ठीक है, डिफेंस है, हमारा आर्मी है। ठीक है, हमें सबको पता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी है, पावर एंड एम्यूनिशन सेक्टर भी है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के थे, लेकिन हम सबको पता है धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, अपना पावर वाला सेक्टर, वो भी प्राइवेट में जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां चला रही है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में या फिर अपनी कंट्री में, कोई भी पर्टिकुलर या स्टेट में, ठीक है, प्राइवेट को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगर गवर्नमेंट से नहीं हैंडल हो पा रहा है या फिर वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रहा है इन द सेंस कि या कंपनी ऐसी है जो सीख के, ठीक है, लॉस कर रही है, आपसे प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, आपसे मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट वालों को बेच देगी कि भाई इसको आप टैकल करो, इसको आप इंडस्ट्री को मेंटेन करो। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट के पास खाली 6 या 8 ही इंडस्ट्री रह गई है कि जिसकी पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट की हो, बाकी सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है अपने नेशन में। तो इतना सारा प्राइवेटाइजेशन देश में हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, अपने देश का प्राइवेट वाले क्या करेंगे, जितना अच्छा कमाएंगे उतना अच्छा टैक्सेस भी देंगे। तो इन शॉर्ट वहाँ भी गवर्नमेंट की इनकम किसी न किसी तरीके से बढ़ेगी और फॉरेन रिजर्व्स भी अपने बढ़ेंगे। तो ये हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। अब उसको थियोरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया क्योंकि लिखना भी है। तो लिखने में क्या आ जाएगा कि गवर्नमेंट सेलिंग ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर, नाउ बोथ विल पार्टिसिपेट इन टू द मार्केट, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। प्राइवेट वालों के लिए मार्केट इज गोइंग टू बी ओपन कि आ जाओ, अब आप गवर्नमेंट के साथ खेल सकते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप भी अपनी क्या बोलते हैं रन कर सकते हो कंपनी। और गवर्नमेंट सेलिंग ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर
ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, कि भाई प्राइवेट वाले को भी एक मौका दो कि वो भी आए, अपना परफॉर्मेंस अच्छा इंप्रूव कर पाए। या फिर गवर्नमेंट की जो कंपनी है, इंडस्ट्री है जो सीक हो चुकी है, लॉस मेकिंग है, ठीक है, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, उसमें वो लोग प्राइवेट को बेच देंगे। ठीक है, कि अब तुम लोग आ जाओ, तुम इसको टैकल कर लो, इसको मेंटेन कर लो और इसमें से अच्छा खासा परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। वेरी इजी कंसेप्ट, हम सबको पता है कि कल तक जो गवर्नमेंट का था अब किसी पर्सनल बंदे ने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है, स्टेक वहाँ पे चला गया है गवर्नमेंट से प्राइवेट ओनर के पास, वो हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। चलो ये अपना लास्ट और थर्ड वन ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है थियोरेटिकल देख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू द वर्ल्ड मार्केट। ओके, वर्ल्ड मार्केट जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक मार्केट है, हम सबको पता है। वहाँ इंडिया का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ना है इंडिया को, इंडिया को मौका देना है कि भाई तुम भी आओ, तुम भी हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेट करो, खेलो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो और ट्रेड्स करो। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें होते हैं फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स और गुड्स। आपने देखा होगा कि 1991 से पहले है ना, कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन नहीं जाता था, लेकिन अब फॉरेन जाना एक ट्रेंड बन गया है। ठीक है, तो वो हमारे देश में दूसरे देश में क्या ट्रांसफ़र हुआ, ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफ़र हुआ। हम क्या है, ह्यूमन है, लेकिन हम एक रिसोर्स है। तो फ्री फ्लो क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन क्यों हुआ ये, पहले लोग इतना फॉरेन नहीं जाते, लेकिन अब देख रहे हो ऐसे ही जा रहे हैं, हर मंथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है ना, पहले शायद रेगुलेशन ज़्यादा होगी, वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर पॉसिबल हुआ। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या कर दिया कि फ्री फ्लो कर दिया, अब कोई भी आ जा सकता है, ओपन कर दिया है हमने बाउंड्रीज़ को। ठीक है, तो फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इजीली जाओ फॉरेन, ठीक है, वहाँ पे जाओ और फॉरेन वाले भी इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा क्या फ्री फ्लो किया, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, कुछ भी सॉफ्टवेयर लेना हो या करना हो तो उसमें लाइसेंसिंग या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी है ना, और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होगी, तो वो उसकी वजह से शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना, लेकिन वो भी इजी कर दिया गया, लिबरलाइजेशन के थ्रू वो निकाल दिया गया होगा। इसीलिए अब क्या कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं दूसरे देश से। हम सबको पता ही होगा, ठीक है, कि दूसरे देश की कितनी सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में आ चुकी है। ठीक है, गेम्स भी ले सकते हैं, ये वो कुछ भी, तो फ्री फ्लो हो गया टेक्नोलॉजी का। तीसरा क्या है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मनी। अब आप लोग जाओ और फॉरेन की किसी बैंक है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर फॉरेन वाले भी अपने में इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। तो गुड्स कैसे जाते हैं हम सबको पता ही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज भी इजीली फ्री फ्लो में चली जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसकी इफेक्ट सिर्फ इतनी ही है कि उसमें फ्री फ्लो हो गया ह्यूमन का, फ्री फ्लो हो गया मनी का। अब मनी वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा, दोनों आमने सामने। ठीक है, फ्री फ्लो हो गया मनी का, फ्री फ्लो हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्री फ्लो हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, और फ्री फ्लो हो गया टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन के तहत ये मेन चीज़ें हुई है। 1991 से पहले ये होता था, रेयर होता था और रेस्ट्रिक्शंस में बहुत सारी होता था, लेकिन अब जो है एकदम फ्री फ्लो कंसेप्ट समझते हैं ना, एकदम आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, आसानी से ये काम निकल जाएगा। थर्ड कंसेप्ट क्या है इसमें, तो इसमें थर्ड वाला कंसेप्ट है 100% FDI। अरे भाई ये क्या है, FDI और FPI ये क्या होता है, तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI का मतलब होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन वाले हमारे देश में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके हम पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर देते हैं कि जो फॉरेन की ही है, ठीक है, वहाँ पे, और यहाँ पे सपोज उसकी कोई ऑफिस डाल देते हैं, उसकी कोई फ्रेंचाइजी डाल देते हैं, उसकी कोई पूरी की पूरी 100% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरा डॉलर में हुआ है। ठीक है, तो वो 100% FDI हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन से ही आया है, इन्वेस्ट अपने नेशन में हुआ है और फॉरेन वालों ने करा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हमारी गवर्नमेंट ने प्रमोट करा। बोला क्या करा है उन्होंने कि पहले प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, 6-6 महीने, ठीक है, 1-1 साल लग जाता था, लेकिन फॉरेन वाले अपने देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन निकाल दी, लाइक ऑनलाइन 1-2 फॉर्म भरो, थोड़ी सी फ़ी भरो, और अब आप आसानी से यहाँ पे फॉरेन वाले यहाँ पे आके अपनी कंपनी डाल सकते हैं और अपने को एम्प्लॉय कर सकते हैं। वो लोग आएंगे, कंपनी डालेंगे, यहाँ पे ह्यूमन्स को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और कंपनी में लोग काम करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और ऐसे ही इकोनॉमी वापस अपने लेवल पे आ जाएगी। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे नेशन में पैसा भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये FDI को गवर्नमेंट ने फोर्स करा कि कोई बात नहीं भाई, आप आओ और हमारे देश में इन्वेस्ट करो, प्रोसीजर बहुत ही ईजी कर देते हैं, 1-2 फॉर्म्स भर दो, थोड़ी बहुत फ़ी भर दो और
मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट उसको स्लो कर दिया गया, फ्री फ्लो कर दिया गया एफडीआई का, ठीक है, जिससे फॉरेन कंपनी वाले यहाँ पे आए और यहाँ पे अपनी कंपनी डाल सके और हमें एम्प्लॉय कर सके, तो हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो ये फॉरेन कंट्री के लिए अलाउ कर दिया गया 100% एफडीआई। एफपीआई क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा ऐसा कंसेप्ट है, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। शेयर्स में रख दो तो पोर्टफोलियो हो जाएगा, बॉन्ड्स में रख दो तो वो पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो जब हमारी ही कोई कंट्री की कंपनी है, लेकिन फॉरेन वाले आते हैं और हमारी कंट्री की कंपनी का शेयर लेते हैं, सपोज़ कि, या फिर हमारी बॉन्ड लेते हैं कोई भी, या फिर गवर्नमेंट का बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कंपनी हमारी है लेकिन इन्वेस्टमेंट बाहर वालों ने करा है। और एफडीआई में क्या हो जाएगा, कंपनी पूरी की पूरी उनकी है, अपने नेशन में खाली उन्होंने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी खोल दी है, दैट इज़ 100% एफडीआई। और एफपीआई मतलब खाली पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी हमारी है लेकिन इन्वेस्टमेंट दूसरे नेशन का है, ये आप लोग समझ जाओ। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पूरा का पूरा जो कंपनी है वो फॉरेन की है और फॉरेन वालों ने अपने वहाँ खोल रखी है, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत ये 3 चीज़ें मेन हुई थी, ठीक है। फ्री फ्लो कर दिया गया था, अब जाओ आओ एकदम आसानी से, ठीक है। द वर्ल्ड विल बिकम अ स्मॉल विलेज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, वर्ल्ड कितनी बड़ी चीज़ है, इट विल बिकम अ स्मॉल विलेज। विलेज का मतलब आप हम लोग समझती है कि एक छोटा सा प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैरियर्स नहीं होंगे अब कुछ भी कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये वो चीज़ रह जाएगी। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। आई होप कि तीनों के तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि भाई लिबरेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ये एलपीजी पॉलिसी के तहत हुआ था। अब ये जो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट करी, इसका इवैल्यूएशन भी करना है कि भाई इसकी क्या इफेक्ट आई अपने नेशन पे, अच्छी रही, बुरी रही, ठीक है। तो वो इवैल्यूएशन वेदर द इफेक्ट्स आर गुड और नॉट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बोलते हैं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना समझ लो कि लिबरेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है। इस कंसेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट होगा तो कोई भी आप कमेंट में लिख दो मुझे, ठीक है, तो फिर से अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तब तक बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एलपीजी पॉलिसी के इवैल्यूएशन के साथ। ओके, बाय बाय।